हेलो एवरीवन, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब आज सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। यह सीटेट से संबंधित और यूपीटेट से संबंधित क्वेश्चन है मनोविज्ञान के। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और यह सीटेट और यूपीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मार्केट में घटना चक्र की बुक आती है, वहीं से हमने क्वेश्चन को लिया है। तो आइए इनको एक क्रम से अच्छे से समझते हुए देखते हैं। 30 क्वेश्चन है, 30 में आप देखिएगा कि 30 में आपका कितना सही होता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। ब्लूप्रिंट का जो निर्माण किया जाता है यह किसका घटक है। ब्लूप्रिंट पहले समझ लीजिए क्या होता है। ब्लूप्रिंट मतलब होता है एक खाका तैयार करना, मतलब किसी भी विषय वस्तु का एक खाका तैयार करना। मान लीजिए आप किसी भी वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, जिसमें जो है प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के प्रकार, समयावधि, अंकन विधि, परीक्षण का प्रारूप आज जैसी बातों का ध्यान रखते हैं। तो आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट क्या है, परीक्षण निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। क्या है, महत्वपूर्ण घटक है किसका, परीक्षण निर्माण का। परीक्षण निर्माण के इस चरण में योजना बनाई जाती है। क्या कही जाता है, योजना बनाया जाता है। ब्लूप्रिंट मतलब होता है योजना बनाना, एक खाका तैयार करना है। परीक्षण के लिए विषय वस्तु का चयन करते हैं, शिक्षण विधि का चयन करते हैं, शिक्षण उद्देश्यों का और प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों की संख्या का भी निर्धारण करते हैं। और यह समयावधि का भी निर्धारण करते हैं। अंकन विधि की कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा। मान लीजिए लघुत्तरी है, बहुविकल्पी है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होगा और इसमें हम किस प्रकार से इसका मूल्यांकन करेंगे, परीक्षण करेंगे, प्रारूप जैसी बातों को निर्धारित किया जाता है। परीक्षण की विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों की संख्या निश्चित करने के उपरांत ब्लूप्रिंट तैयार की जाती हैं। क्या किए जाते हैं, तैयार किया जाता है ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट क्या है, एक प्रकार का खाका तैयार किया जाता है। ठीक है, तो कहा गया ब्लूप्रिंट निम्न से किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो यह परीक्षा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा गया विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रिय अवस्था, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। तो हम सब जानते हैं जीन पियाजे जो हैं, पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिया था। इसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन सी अवस्थाएं, उसको शॉर्टकट में हम सब एसपीसीएफ देखते हैं। एसपीसीएफ मतलब वो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फार्मल ऑपरेशनल। ठीक है, इसमें पूर्व संक्रियात्मक पूछा है तो पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दिया था, जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं। आइए इसको नीचे और बढ़िया से देखते हैं। नीचे दिया गया इसमें देखिए, कहा गया कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष होती है। यानी सेंसरी मोटर मतलब इंद्रियगामक अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। यहाँ पर नीचे दिया भी गया है कि संवेगात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष है। और औपचारिक अवस्था जिसमें आज्ञात्मक और निगात्मक तर्क शक्ति आ जाती है वो कितनी होती है, 11 से 15 वर्ष। और संवेगात्मक अवस्था को ही इंद्रियगामक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आउट ऑफ साइड आउट ऑफ आउट वस्तु का ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी में जो आ जाता है, इसी में कि वस्तु स्थायित्व का गुण भी जो है इंद्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। इंद्रियगामक अवस्था में आज बच्चा जो है छू कर टच कर उसको देखना चाहता है। ठीक है, तो यह जन्म से 2 वर्ष होती है। लेकिन इसमें पूछा गया था पूर्व संक्रियात्मक किससे अवस्था किससे संबंधित, पियाजे से। उन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फार्मल ऑपरेशन। ठीक है, जो 2 से 7 वर्ष हैं। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है, इसमें त्रुटि दी गई है। त्रुटि क्या है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर पूछा है एम पी पी आई और इसका एम पी पी आई पूछेगा, इसका होता है एम पी आई होता है। क्या होता है, एम पी पी आई होता है। देखिए इसमें कहा गया है प्रश्न में एम पी पी आई परीक्षण पूछा गया है। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए एम पी आई होता है। क्या होता है, एम पी आई होता है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए, जिसका अर्थ होता है टेस्ट होता है। इसका नाम मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी और टेस्ट होता है। ठीक है, इन्वेंटरी टेस्ट होता है। इसे यह व्यक्तित्व मापन की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है और इसका प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। किसका प्रयोग, एमएमपीआई का है। ठीक है, एमएमपीआई का प्रयोग व्यक्तित्व मापने के लिए होती है और इसका फुल फॉर्म दिया गया है मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कहा गया अधिगम हेतु निम्नलिखित में से
क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? मोटिवेशन। क्या है? मोटिवेशन, अप्रेरणा। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अप्रेरणा। जब आदमी अप्रेरित होता है तो उतने ही बढ़ने से उसकी अधिगम लर्निंग की गाड़ी उतनी ही अच्छे से चलती है। जितना आदमी मोटिवेट होगा उतने ही अच्छे से उसकी अधिगम की गाड़ी उतनी ही अच्छे से भागेगी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अप्रेरणा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 5वां देखते हैं। 5वां कहा गया शैशवावस्था का समय होता है। शैशवा काल कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष। अब यही क्या कहते हैं? यही जीएन पियाजे भी कहते हैं कि जन्म से 2 वर्ष क्या होती है? शैशवावस्था होती है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि जन्म से 2 वर्ष की अवधि शैशवा काल की अवधि है। बालक इस अवस्था में पूर्णतः माता पिता पे आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है? माता पिता पे। इस अवस्था में बालक के अंदर संवेगात्मक विकास होते हैं। कौन सा विकास होता है? संवेगात्मक विकास होता है। और यही जीन पियाजे भी कहते हैं क्या? इंद्रियात्मक अवस्था या संवेगात्मक अवस्था। क्या? 0 से 2 वर्ष। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कहा गया है, 6वां कहा गया है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पूर्व अनुभव जो हमने पहले से अनुभव किया है उसके आधार पर अगर हम कोई संवेदना का अर्थ प्रदान करता है तो वह करता है प्रत्यक्षीकरण। क्या करता है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण में व्यक्ति सक्रिय होकर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करता है। जो आपने पूर्व ज्ञान पहले का ज्ञान है उसी के आधार पर जो आप जो है नई सिचुएशन में एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या करते हैं? संवेदना का अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया गया है, कहा गया सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने के भूल एवं प्रयास का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही, बी दिया थांडाइक। थांडाइक ने सीखने के 3 सिद्धांत भी दिए थे। थांडाइक ने सीखने के 3 सिद्धांत दिए थे। पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम दिए थे। 3 प्रमुख नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। ठीक है, तो इसको आप जानते रहिएगा। इसमें दिया गया, आगे चलिए देखते हैं। इसमें व्याख्या में दिया गया है, कहा गया प्रयास व भूल की एक मौलिक विधि। इस विधि के अंतर्गत समस्या समाधान के लिए विविध प्रयास किए जाते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? थांडाइक ने किया था। तो सीखने और भूल का सिद्धांत किसने दिया था? थांडाइक ने दिया था। अगर वहीं पावलोव की बात करेंगे तो पावलोव क्या दिए थे? पावलोव दिए थे शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिय सिद्धांत दिए थे। क्या दिए थे? शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिय सिद्धांत दिए थे पावलोव ने। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो आप इनको भी ध्यान देते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कहा गया है कि औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धिलब्धि क्या होती है? औसत बुद्धिलब्धि वाले बालक की समानता 90 से 109 होती है। ठीक है, 90 से 109 होती है। आज इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहा गया है? व्याख्या में आज देखते हैं। व्याख्या दिया गया है, देखिए व्याख्या इसका देखते हैं। समानता कितनी होती है? औसत बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 से 110 या 109 मान दिया होता है। ठीक है, कहा गया कि जर्मन के मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धिलब्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धिलब्धि सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? स्टर्न ने दिया था। कहाँ के वैज्ञानिक है? जर्मन के। ठीक है, आगे तक टर्मन ने इसका प्रयोग किया। टर्मन क्या किया? इसका फार्मूला प्रयोग किया था और 100 से गुणा कराया था। ठीक है, तो बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ बुद्धिलब्धि के बारे में दिया गया, जैसे 100 से अधिक 140 से अधिक अगर बुद्धिलब्धि किसी बालक की है तो कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा। ठीक है, समान बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 से 110 होती है। यही आपसे पूछता, जब पूछेगा तो 140 मतलब प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 140 अधिक होती है। समान बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? 90 से 110 होती है। और आपसे कहीं कहीं पूछ लेता है इसमें जो है जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि जब पूछता है, जड़ बुद्धि कितनी होती है? 20 से कम होती है। ठीक है, और मूर्ख बुद्धि वाला बालक हो उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? तो 60 से 69 20 होगी। ठीक है, तो आप इनको 2-3 को ध्यान रखिएगा। एक तो ये ध्यान रखिएगा कि 140 जिस लड़की की बुद्धिलब्धि होगी वह कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा। 90 से 110 क्या होती है? 109 क्या होती है? समान बुद्धिलब्धि होती है। ठीक है, बालक की। तो चारों को आपको ध्यान रखना। ठीक, एक प्रतिभाशाली, समान बुद्धि और मूर्ख बुद्धि और जड़ बुद्धि। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि प्रतिमान जो है कैटल ने दिया। किसने दिया था? कैटल ने दिया था।
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कहा गया है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया था। आगे कैटल के शिष्य जॉन एल हर ने इसे विकसित किया। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान में तरल बुद्धि से तात्पर्य ऐसी समस्याओं के समाधान करने की क्षमता से है जिसके बारे में पहले से कोई ज्ञान न हो, जबकि क्रिस्टलीय बुद्धि कौशल ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करने की क्षमता है। क्रिस्टलीय क्या है? बुद्धि कौशल और ज्ञान अनुभव का उपयोग करने की क्षमता है, जबकि तरल बुद्धि का मतलब होता है कि एक ऐसी समस्या जिसके समाधान करने के बाद समस्या के समाधान करने की क्षमता जिसके बारे में कोई ज्ञान ना हो, कि मान ली कोई एक समस्या आ गई, उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं था कोई समस्या आएगी और उसको आप हल कर ले रहे हैं, तो ऐसी कैसी बुद्धि होगी? तरल बुद्धि होगी। ठीक है, और उसमें जो कौशल अनुभव का प्रयोग करते हैं उसे क्रिस्टलीय बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादन किसने किया था? कैटल ने किया था। ठीक है, अगर वही आप स्किनर देखेंगे तो स्किनर ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, जिसने चूहों कबूतरों पर प्रयोग किया था। ठीक है, थार्नडाइक को हमने इसके पहले बता ही चुके थे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10वां कहा गया है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था, स्किनर बास ने बनाया था। ठीक है, और कबूतर और चूहों पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्रिया सिद्धांत भी इनको सिद्धांत को कहा जाता है। जिसमें कहा गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था। बीएफ स्किनर ने किए थे। इन्होंने जो मोटिवेशन थ्योरी भी दिया था। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें दंड अथवा पुरस्कार द्वारा व्यवहार में क्या लाया जाता है? परिवर्तन लाया जाए। किसका? शिक्षण विधि में इसका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है? पुरस्कार देकर और दंड देकर बच्चों के व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन लाए जाते हैं। ठीक है, यह मोटिवेशनल थ्योरी है। स्किनर क्या है? मोटिवेशनल थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूल सिद्धांत। देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करने चाहते थे कि अधिगम है, अधिगम का है समस्त परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? अधिगम कोहलर के अनुसार क्या? अधिगम क्या है? कोहलर के अनुसार अधिगम क्या है? सभी समग्र परिस्थिति मतलब पूरे होल परिस्थिति का क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। कोहलर के प्रयोगों में चिंपैंजी ने जो अधिगम क्या किया था? चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा, मतलब सूझ का सिद्धांत। ठीक है, यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या समाधान का एकाएक स्पष्ट हो जाता है। क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। क्या? अचानक ही उस समस्या का समाधान हमें पता चलता है। किसमें? अधिगम के सूझ का सिद्धांत, जिसे कोहलबर्ग के सूझ के सिद्धांत के अनुसार है कि मान लीजिए कोई समस्या है, उसको एकाएक दिमाग में आ जाता है कि यार इससे ऐसे हल कर सकते हैं। जैसे चिंपैंजी देखते नहीं, उसमें जो है रहता है कोई एकाएक जो है दंड का प्रयोग करके जो है जोड़कर सबको जो है और समस्या को हल करता है। ठीक है, तो एकाएक आ जाती है उसमें जो है आइडिया आता है, विचार आता है किसी समस्या को हल करने के लिए। तो यह किसने दिया था? सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहा गया किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली दी थी? कौन? पंचपद प्रणाली किसने दिया था? कौन सी प्रणाली? पंचपद प्रणाली। ठीक है, ये पंचपद प्रणाली तो ये दिए थे किसने? हर्बर्ट महोदय ने। हर्बर्ट महोदय ने जो है पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली दी थी। 5 उसके सोपान बताए थे। कौन कौन सोपान बताए थे? पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ने का काम करता है प्रस्तावना। मैं जैसे पूछते नहीं प्रस्तावना के प्रश्न कि मान लीजिए आपको संज्ञा पढ़ाना है, तो संज्ञा के बारे में पहले बच्चों से जो समान जानकारी इकट्ठा करेंगे, क्या इसको पूर्व ज्ञान है कि नहीं। आप जब देखेंगे किस प्रकार के बच्चों को पूर्व ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान के अनुसार आप जो है नया ज्ञान उसके जो कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या प्रस्तुतिकरण है? प्रस्तुतिकरण क्या करते हैं? नवीन ज्ञान तथा शिक्षण सामग्री का प्रयोग करते हैं। जिसे नवीन ज्ञान जो देना है उससे संबंधित आप शिक्षण सामग्री चयन करेंगे, जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल चयन करेंगे। चार्ट का आप बना सकते हैं, ग्लोब दिखा सकते हैं, जैसे टॉपिक है उसी के अनुसार आप जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद तुलना करेंगे। तुलना क्या करेंगे? जैसे पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। किसके? उदाहरण के सहित, कि पूर्व ज्ञान जो उससे प्राप्त हुआ है उसके आधार पर जो है नवीन ज्ञान दे रहे हैं, क्या करेंगे? तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसे बताएंगे राम, जिसे मान लीजिए संज्ञा पढ़ा रहे हैं, संज्ञा का आप तुलना करेंगे जो है वस्तुओं से और जो है आसपास की वस्तुओं से तुलना करेंगे। ठीक है,
फिर क्या करेंगे, नियमीकरण करेंगे। नियमीकरण मतलब उदाहरण से नियम बनाएंगे। क्या करेंगे, उदाहरण से आप नियम बताएंगे। पहले उदाहरण देंगे कि जो है वस्तु है या व्यक्ति है, मान लीजिए राम व्यक्ति है, टेबल वस्तु है, और जो है डेस्टर वस्तु है, और जैसे मान लीजिए कोई लखनऊ बता दिए स्थान है, तो कहेंगे किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान को नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसे आप क्या करेंगे, उदाहरण से क्या कर रहे हैं, नियम बना रहे हैं। ठीक है। फिर आपके बाद प्रयोग है, नियम का प्रयोग करेंगे। जो आप नियम बनाए हैं उसका प्रयोग करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पाठ योजना की पंचपद प्रणाली किसने दिया था, तो हर्बर्ट महोदय ने दिया था। इसके सोपान आप एक बार ध्यान देख लीजिएगा। पहला प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर नियमनीकरण, फिर जो है प्रयोग। तो इसको आप एक बार अच्छे से ध्यान लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहा गया कि निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी। किसके आधार पर, ग्रंथियों के अनुसार। जैसे पीयूष ग्रंथ, इनके आधार पर, जो ग्रंथ के आधार पर किसने कहा था, किसने जो है व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया था, ये किया था कैनन महोदय ने। किसे, कैनन महोदय ने। ठीक है, कैनन महोदय ने जो है ग्रंथियों के आधार पर, जैसे पीयूष ग्रंथ, पिट्यूटरी ग्रंथ, इन सब के आधार पर जो है व्यक्तित्व का इन्होंने जो है बताया था कि आदमी, इस ग्रंथि वाला आदमी इस कैसा व्यक्तित्व होगा, उस ग्रंथि वाला मतलब पीयूष ग्रंथि वाला आदमी कैसा व्यक्तित्व। इन्होंने जो है ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व का परीक्षण किया था। ठीक है, तो कौन थे, कैनन महोदय थे। कैनन महोदय ने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की चर्चा की। कैसा, अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर। पहले उन्होंने कहा थायराइड ग्रंथि वाला व्यक्ति। थायराइड ग्रंथि वाला व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में इस ग्रंथ का विकास नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, वे मंदबुद्धि, बौने और दुर्बल होने के साथ ही आलसी, चिंतित तथा सुस्त होते हैं। उन्होंने कहा कि थायराइड ग्रंथि का विकास जिस व्यक्ति में नहीं होता, वह कैसे होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, दुर्बल होते हैं, आलसी होते हैं, चिंतित और सुस्त रहते हैं। जबकि इससे मुक्त व्यक्ति प्रसन्नचित होता और स्वस्थ रहता है। मतलब जिसमें थायराइड ग्रंथि नहीं होती है, वह कैसा होता है, मंद बुद्धि वाला होता है, दुर्बल होते हैं, आलसी होते हैं, चिंतित होते हैं। लेकिन जिनमें इसकी अधिकता होती है, वे प्रसन्नचित और स्वस्थ होते हैं। कौन कह रहे हैं, कैनन महोदय के अनुसार। ठीक है, आइए इसके बाद पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में उन्होंने कहा। पिट्यूटरी ग्रंथि वाला कैसा होता है, कह रहे हैं पिट्यूटरी ग्रंथि वाला जिसमें अधिक स्रावित होने वाला व्यक्ति लंबा और कम स्रावित होने वाला व्यक्ति बौना हो जाता है। और आदमी के शरीर से भी व्यक्तित्व का कुछ न कुछ उसके व्यक्तित्व का पता चलता है, सिर्फ पर्सनालिटी से भी। तो उन्होंने कहा कि पिट्यूटरी ग्रंथि जिसमें अधिक स्रावित होगी वह लंबा होगा, और जिसमें कम स्रावित होगी क्या होगा, बौना होगा। ठीक है, फिर उन्होंने एड्रिनल ग्रंथि कहा कि अधिक स्रावित होने वाला व्यक्ति झगड़ालू तथा लड़ाकू स्वभाव का होगा। और इसे जो है एड्रिनल ग्रंथ को ही जो है तूफान वाली ग्रंथ भी कहते हैं। जिसे मान लीजिए जिसमें आवेश जो बहुत ज़्यादा होता है, इसे जो है लड़ वाली ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथ जिसमें अधिक स्रावित होगा कैसा होगा, झगड़ालू होगा और स्वभाव का लड़ाकू होगा। ठीक है, स्पष्ट है कि क्रेसर महोदय ने शरीर के रचना के आधार पर, जबकि जुंग ने मानव की प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अगर आपसे यही देख लीजिए, अगर आपसे पूछे कभी कि क्रेसर महोदय ने शरीर के रचना के आधार पर दिया था, किसके आधार पर, शरीर के रचना के आधार पर क्रेसर महोदय ने जो है शरीर के रचना के आधार पर दिया था। ठीक है, क्रेसर महोदय जो थे उन्होंने शरीर के रचना के आधार पर, जबकि जुंग ने जो दिया था, जुंग महोदय ने जो दिया था, जुंग महोदय उन्होंने मानव के प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि कृष्णमर महोदय ने जो शरीर रचना के आधार पर, जबकि जुंग ने जो है मानव की प्रकृति के आधार पर जो व्यक्तित्व का परीक्षण किया था, ठीक, वर्गीकरण किया था। आइए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है सृजनात्मकता, या परिभाषा दी गई, सृजनात्मकता मौलिक परिमाणों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। क्या है, मानसिक प्रक्रिया है, किसकी, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। कथन किसका है, या कथन क्रो एंड क्रो का है। क्रो एंड क्रो एक ही नाम है। ठीक है, क्रो एंड क्रो ने कहा कि सृजनात्मकता वह घटना है जिसमें कल्पनाशील व मूल विचार वास्तविक में बदल जाते हैं, या अलग अलग सोच से संबंधित हैं, जो एक या एक से अधिक दृष्टिकोण द्वारा समस्याओं को हल करने के तरीकों से संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्या सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी क्या है, मौलिक परिणाम को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्षमता है। आपके जो अंदर मौलिक परिणाम है, जो आपके अंदर मौलिक चीज़ें हैं, उनको क्या करते हैं, हम क्रिएटिविटी दिखाते हैं, तो कुछ नया करते हैं, तो ये क्या हमारी मानसिक प्रक्रिया क्या है, व्यक्त करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी।
तो वही कह रहे हैं सृजनात्मकता के बारे में किसने परिभाषा दी थी, क्रो एंड क्रो ने। 14 आइए 15वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 BF स्किनर के संबंधित है। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, भाषा का विकास होता है। तो उन्होंने बताया कि भाषा का विकास जो होता है कैसा होता है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। कैसा होता है, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। जैसे आप देखिए बालकों में जैसे भाषा का विकास आप देखे होंगे अपने माहौल में कि बालक क्या होते हैं, अनुकरण करके सीख लेते हैं। आप जैसे कोई माता पिता हैं गाली दे रहे हैं तो बच्चा भी गाली देना सीख लेता है, या माता पिता अच्छा बोल रहे हैं तो बच्चा भी अच्छा बोलना सीख लेता है। क्या करता है, अनुकरण करता है। वैसे अब स्कूल में जाता है, स्कूल में बच्चों का अनुकरण करता है, टीचर का अनुकरण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि टीचर को क्या होते हैं, बच्चों का एक रोल प्ले मॉडल होते हैं, उनको अच्छे से बच्चों के सामने जो है उपस्थित होना होता है। ठीक है, तो ये BF स्किनर के अनुसार कह रहे हैं कि बच्चों का विकास होता है तो कैसा होता है, अनुकरण प्रबलन के फलस्वरूप भाषा विकास। ठीक है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया कि मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से किसने विभाजित किया है। तो मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 किसने दिया है, यह दिया है मैकडूगल ने। मैकडूगल के अनुसार बालकों में कितनी मूल प्रवृत्ति है, 14 होती है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति की संख्या 14 किसने बताया, मैकडूगल ने। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 BTC की एग्जाम में भी पूछा गया था, जो अभी 2024 में हुआ है BTC फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें यह क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था। कहा गया किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह परिभाषा डम्पिल ने दिया था, डम्बिल ने। किसने दिया था, डम्बिल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या अवधान, अटेंशन है। आप दो वस्तुओं, मान लीजिए 2 वस्तु हैं, आप दूसरी एक पहली वाली वस्तु को छोड़कर दूसरी वाली वस्तु पर आप जो है अपने चेतना का पूरा केंद्रीकरण कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो क्या है, आपका अटेंशन है, अवधान है। ठीक है, तो यह परिभाषा कितनी दी थी, डम्बिल ने दिए थे। यहाँ पर देखिए दिया गया किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह परिभाषा कितनी दी, डम्बिल ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, डम्बिल ने। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। यानी सृजन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, गाल्टन महोदय को। किसे कहा जाता है, गाल्टन महोदय। गाल्टन महोदय को जो है सृजन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, सृजन शास्त्र का पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, फ्रांसिस गाल्टन को। इन्होंने 1883 ईस्वी में सृजनिकी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। सृजन शास्त्र में मानव के आनुवंशिक गुणों के आधार पर गुणों में सुधार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें, आनुवंशिक गुणों में मतलब सुधार किया जाता है, सुधार संबंधित अध्ययन किया जाता है। किसमें, सृजन शास्त्र में। और उसके पिता किसे कहा जाता है, गाल्टन महोदय को। ठीक है, और सृजनिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने ही किया था। कब किया था, 1883 में। ठीक है, तो 18 का कौन सा सही होगा, सी सही होगा। सृजन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं, गाल्टन महोदय को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु, किससे, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का जो प्रतिपादन किया था किसने, डॉक्टर एस जलोटा ने। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के लिए यह प्रयुक्त होती है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने, किसमें, हिंदी भाषा में, हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता का परीक्षण का प्रतिपादन किया। ठीक है, ये घटना चक्र की खास बात है कि आपको उसमें जो है व्याख्या भी नीचे दिया होता है। तो आपके पास अगर मार्केट में बुक नहीं मिल रही है तो हम उसको करा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिएगा और 1-2 बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, हो सकता है कहीं टूटी रहे, लेकिन उसमें आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हुए चलिए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत मतलब एस और जी की बात कर रहे हैं, द्वि फैक्टर थ्योरी। तो द्वि फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, स्पीयरमैन ने। किसने किया था, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयर ने किया था। स्पीयर के अनुसार मनुष्य की बुद्धि 2 कारकों, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक का घटक होती है, संघटक होती है। मतलब मनुष्य में 2 प्रकार की बुद्धि होती है। स्पीयरमैन के अनुसार मनुष्य में 2 प्रकार की बुद्धि होती है, एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है। ठीक है, सामान्य बुद्धि को उन्होंने जो है जी कहा, जनरल फैक्टर, और विशिष्ट प्रकार की बुद्धि को एक्स फैक्टर कहा, यस फैक्टर कहा। ठीक है, उन्होंने बुद्धि के 2 प्रकार बताए, कौन कौन से, जी और एक्स। जी को कहा सामान्य बुद्धि और जो है यस को कहा
विशिष्ट कारण बुद्धि, ठीक, कारक बुद्धि। तो अगर आपसे पूछे कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने, स्पीयरमैन ने, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित। कोहलर ने अधिगम के सिद्धांत दिया था। किसका दिया था, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर ने क्या दिया था, अधिगम के सिद्धांत। और कोहलर कोम्फा को ही गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। कोहलर कोम्फा वर्दीमीर को ये सब क्या है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। तो क्या दिए थे, क्या अधिगम के सिद्धांत दिए थे। क्या सिद्धांत दिए थे, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर ने क्या दिया था, अधिगम का सिद्धांत दिया था। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने गेस्टाल्ट सिद्धांत के निर्माण में योगदान दिया है। कोहलर के सीखने का सिद्धांत क्या, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी सूझ का सिद्धांत। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि सूझ का सिद्धांत, तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कोहलर ने क्या दिया था, सूझ का सिद्धांत। अब यह किससे संबंधित, अधिगम से संबंधित। इसी में तो पुरस्कार और दंड की बात कही गई थी कोहलर के ही नियम में बच्चों के, मोटिवेशन थ्योरी और अधिगम के सिद्धांत संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई, 14 बताई है। अभी हमने पिछले पढ़ चुके हैं कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर आपको एक लिस्ट भी दी है मूल प्रवृत्तियों की, से आप उनको एक झलक देख भी सकते हैं। और संवेग दिया गया है, जैसे प्लायन, मूल प्रवृत्ति क्या, प्लायन। तो प्लायन क्या, भय। प्लायन का संवेग क्या, भय। युयुत्सा का क्रोध है। निवृत्त का घृणा है। जिज्ञासा का आश्चर्य है। पुत्र कामना या ससुर अच्छा वात्सल्य है। शरणागत करुणा है। काम प्रवृत्त कामुकता है। दीनता आत्महीनता है। आत्मगौरव आत्माभिमान है। सामूहिकता अकेलापन है। भोजना अन्वेषण में भूख है। और संग्रह में अधिकार है। रचना में कृत्य है। और हास्य में मनोविनोद है। यह क्या है, इधर जो है दिया गया, यह संबंधित संवेग है। और यह क्या है, मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी बताई, 14 बताई थी। किसने, मैकडूगल ने। आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है, 14। किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। हो सकता है कभी काल ये पूछ लेता कि या क्या है, मतलब आपको भय क्रोध घृणा दे देगा और इसमें से एक मूल प्रवृत्ति दे दिया, प्लायन दे दिया या निवृत्त दे दिया। इसमें पूछेगा कि कौन सा जो है संवेग नहीं है, मूल प्रवृत्तियों में कौन सा संवेग नहीं है, तो आपको उसमें छांट कर लिखना भी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, कौन सा प्रतिमान, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन का प्रतिमान का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो मानसिक संबंधित है तो समस्या से संबंधित होगा। किस संबंधित हो, मानसिक। देखिए कहा गया कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान निम्न में से किसके शिक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है, तो यह समस्या समाधान के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान के लिए जो है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसमें नीचे आपको दिया गया व्याख्या, कहा गया है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान शिक्षण की तकनीक है। शिक्षण की इस तकनीक के द्वारा व्यक्तियों के समस्या समाधान करने हेतु सृजनात्मकता का सृजन किया जाता है। इस तकनीक में किसी समूह में समस्या समाधान के लिए समूह का प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रखता है। किसमें, समस्या समाधान में मानसिक उद्वेलन प्रतिमान, ठीक है। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, समस्या समाधान के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि निम्न में से किसका प्रयोग कुत्ता एक विषयित है। मतलब कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिसने अपने परीक्षण में जो कुत्ता का प्रयोग किया था, तो किसने किया था, कोहलबर्ग ने किया था, पावलोव ने किया था, पावलोव ने क्या किया था, अपने अधिगम की थ्योरी में किसका प्रयोग किया था, कुत्ता का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावलोव द्वारा किए गए प्रयोग में कुत्ते को भूखा रखकर उसे प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ बीटीसी में पूछा भी गया था कि जो है पावलोव ने अपने प्रयोग में किसको मतलब एक जानवर को लिया था, तो कुत्ता को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए। इसे आपसे स्किनर बॉक्स पूछ लिया तो इसमें स्किनर चूहा और कबूतर को उन्होंने प्रयोग किया था। तो ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर अपना प्रयोग किए थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहा गया कि मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। ये हैं क्रिएटिविटी के घटक। किसके हैं, सृजनात्मकता के घटक हैं। क्या है कि क्रिएटिविटी में क्या होती है, मौलिकता होनी चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसी बालक के अंदर क्रिएटिविटी है तो उसमें क्या होती है, मौलिकता होती है। मौलिकता मतलब अगर कोई विषय वस्तु बना रहा उसमें नेचुरलिटी नहीं, उसकी स्वयं की नहीं है, तो वह क्रिएटिविटी नहीं होगी। और वो क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब नवीनता होनी चाहिए। और ये क्या हो, प्रवाहपूर्ण हो, मतलब बस
उसके क्रिएटिविटी का हर जगह पर जो उपयोग हो। तो क्रिएटिविटी बालक ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। मान लीजिए खिलौना कुछ बनाए, कुछ जहाज बना दिए, कुछ जो है तोप बना दिए, तो कुछ जो है देखते हैं रॉकेट बना देते हैं। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, क्रिएटिविटी होती है और उनमें कम पैसों में ही जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का प्रयास करते हैं, कम खर्च में, कम समय में। ठीक है, तो मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह किसके घटक हैं, क्रिएटिविटी के, सृजनात्मकता के। ठीक है, यहाँ पर देखिए मौलिकता, नवीनता और प्रवाह सृजनात्मकता के घटक हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी की क्या है, घटक है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मैकडूगल संबंधित क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों से संबंधित। इसमें पूछा गया युत्सा है क्या है, यह मूल प्रवृत्ति है। हम सभी देखे थे क्या है, मूल प्रवृत्ति है। क्या है, जिसका संवेग क्या होता है, क्रोध होता है। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है, 14 है। मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी है, 14 है, और उसके कुल संवेग भी है 14 है। तो संवेग की भी संख्या 14 है। जिसमें पूछ रही कल्पना क्या है, चिंतन क्या है, संवेग है। युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। युत्सा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, तो मूल प्रवृत्ति की संख्या कितनी बताई गई, 14 बताई गई थी। किसने बताया था, मैकडूगल ने। किसने बताया था, मैकडूगल ने। तो इसमें युत्सा जो पूछा गया क्या है, मूल प्रवृत्ति है, जिसका संवेग क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों को एक बार लिखकर आप देख लीजिएगा, रख लीजिएगा। एक दो बार देखेंगे तो आपको उसमें छांटने में आसानी होगी। अगर पूछ लेगा कि भय क्या है या क्रोध क्या है, तो क्रोध क्या है, संवेग है, ना कि मूल प्रवृत्ति है। ऐसे ही आपको पूछेंगे एक दो नंबर। ठीक है, अब आइए 27 देखते हैं। कह रहा है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। बालकों के सामाजिक विकास को, बालक का सामाजिक विकास क्या, उसके आसपास के वातावरण ही बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो सामाजिक विकास क्या होता है, परिवेशजन्य व तत्व होती है। बालक के वातावरण में जो उपस्थित तत्व हैं, जैसे पेड़ पालो वृक्ष और आदमी पास पड़ोस जैसे हो, ऐसे ही बालक का विकास होता है। ठीक है, तो बालक के सामाजिक विकास को कौन कौन प्रभावित करते हैं, बालक के परिवेशजन्य, उसके माता पिता हो गए, उसके पास पड़ोस हो गए, ये सब क्या होते हैं, उसके बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे उनका समाज होगा वैसे ही बालक का निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन व्याख्या कह रहा है, व्याख्या में कह रहा है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक प्रवेश तत्व है। क्या है, सामाजिक प्रवेश तत्व है। परिवार में बच्चे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों आदि के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। सही है। इस प्रकार बच्चों के पारिवारिक परिवेश तथा आसपास का परिवेश उनके सामाजिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रभावित करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है शारीरिक विकास का, क्या कह रहा है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है। शारीरिक विकास का, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है, तो शारीरिक विकास का प्रमुख नियम क्या है, द्रुतगामी विकास। क्या होता है, द्रुतगामी विकास। देखेंगे बालक का जो है पहले छोटा होता है, बचपन में ही उसकी बाल अवस्था में देखेंगे कि बालक का विकास एक तीव्र गति से होता है। आप देखते देखते 2 साल में खड़े खड़े चलने लगता है। तो आप देखे होंगे कि बालक का विकास सबसे जल्दी देखा होता है बाल्यावस्था में, आप देखिए बहुत फास्ट होता है। तो कह रहा है द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का प्रमुख नियम। किसका नियम है, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। यह नियम है बाल्यावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। क्या वो कितने होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। बालक का विकास कैसा होता है, अत्यंत तीव्र गति से होता है। द्रुतगामी विकास के संबंधित, शारीरिक विकास संबंधित है। या बाल्यावस्था में बालक का विकास क्या होता है, अत्यधिक तीव्र गति से होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, इसमें पूछा गया कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं। विकास का सिद्धांत कहा है कि इसमें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं, बल्कि समान प्रतिमान का ये भी है। निरंतर विकास सिद्धांत ये भी है, और परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत ये भी है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास सीखने की प्रक्रिया संबंधित, किससे संबंधित, सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसका प्रतिपादन ई.ओ. पावलोव ने किया था। किसने, इसमें शास्त्रीय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था अपने सिद्धांत को। या कैसा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया, बालक किस प्रकार सीखता है। अन्य तीनों विकास के सिद्धांत क्या है, अन्य तीनों विकास के सिद्धांत कौन कौन, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या है, ये तीनों विकास के सिद्धांत है। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह क्या है, ये क्या है, विकास का सिद्धांत नहीं है, या सीखने से प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30वां।
क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा कि विकास परिभाषा दिया गया कि विकास के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। सही बात है, आपका जैसे विकास होगा उससे जो है आपके अंदर जो नई नई योग्यताएं होंगी, नई नई आपके अंदर विशेषताएं प्रकट होगी बच्चों के अंदर। तो कह रहे हैं कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? यह कथन हार्लाक महोदय का है। हार्लाक महोदय ने कहा कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ 30 क्वेश्चन जो आपको यूपी टेट या सुपर टेट में आपको या सीटेट में ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इनको एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा और जहाँ पर आपको आवश्यकता पड़े उनको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको हमारे चैनल बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।